गुड मॉर्निंग क्लास। श्री विपिन चौधरी महाविद्यालय संभावना आज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस साल से हमारे महाविद्यालय में सेमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो अब हम लोगों को हर बार की तरह जो सेमेस्टर है उसमें आपका एक ही पेपर को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो पहला जो आपका है, आपको पता है कि जो पेपर आपको साइकोलॉजी में पढ़ना है तो उसमें आपको देखना क्या है, आपका क्या बोलते हैं, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है और उसके व्यवहार करते समय जो भी चीज़ें वो मतलब महसूस करता है, सीखता है, समझता है अपने आसपास के वातावरण से, ठीक है, खुद के अंदर से उसका जैसा व्यक्तित्व होता है, ये सब कुछ जो भी है आपका, ये सब हमारा कहाँ से होता है, ये हमारा व्यक्तित्व भी होता है और हम अपने आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हम बात करते हैं टोटल एक नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर की। ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन जिस फॉर्म में बिहेवियर करता है, हमें उसकी सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है कि व्यक्ति जो है वो किन किन कारणों की वजह से ऐसे व्यवहार करता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान में हम अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में और उनके व्यवहार को और अपने व्यवहार को और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को, अपने प्रति उनकी प्रतिक्रिया को, हमारे ऊपर पड़ने वाले उनके व्यवहार के प्रभाव को और उनके व्यवहार के ऊपर हमारे व्यवहार के प्रभाव को पड़ने वाले जितने भी तत्व कारक होते हैं, हम उन सभी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें हम आपको 2 यूनिट हम आपकी पूरी करा चुके हैं। इसमें से केवल 2 ही टॉपिक बचे थे, तो वो आपके सामने आज आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन है, उसमें जितना भी हिस्ट्री है, ठीक है, और जितनी फील्ड्स वगैरह होती है, स्कोप होता है, साइकोलॉजी का नेचर होता है, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये सब सारा कुछ आपके जो थ्योरीज वगैरह है, जो अप्रोचेज है, वो सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं आपकी फर्स्ट यूनिट में, जो कि हम कंप्लीट करा चुके हैं। सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो आपकी लास्ट चल रही है, बस खत्म ही है ये। ठीक है, तो इसमें आपकी 6 मेथड थी, हम आपको पहले बता चुके थे। पहली इंट्रोस्पेक्शन मेथड थी जो हम करा चुके हैं, सेकंड आपकी एक्सपेरिमेंटल थी, फिर आपकी ऑब्जर्वेशनल है और अगली आपकी थी क्वेश्चनर। 4 मेथड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपके सामने 5वीं यानी कि केस स्टडी मेथड और 6वीं मेथड यानी कि आपकी इंटरव्यू मेथड, ये 2 मेथड बची हुई हैं जो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। अब इसमें हम बात करते हैं आपका व्यक्ति इतिहास भी है। ठीक है, तो केस स्टडी मेथड, तो केस तो हम सभी जानते हैं केस क्या होता है। केस हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं, चाहे वो उसकी नॉर्मल लाइफ से हो या एबनॉर्मल लाइफ से हो, किसी भी रिलेटेड पहलू से हो, अगर हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं, तो यानी कि वो जो बात है वो केवल उस पर्सन की लाइफ से ही जुड़ी हुई है और उस पर्सन का जो इम्पैक्ट है या फिर उस पर्सन के ऊपर उस प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो केस मतलब एक केस क्या होता है जिसमें हम एक व्यक्ति के बारे में पता करते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो एक व्यक्ति की लाइफ के बारे में जो भी स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक, तो इतिहास क्या होता है, इतिहास वो होता है जो हमारा पास्ट होता है। ठीक है, तो केस स्टडी में जितना भी पास्ट होता है, चाहे वो पर्सन की फैमिली से हो, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं उसके दोस्तों से रिलेटेड हो, चाहे उसके पड़ोसियों से हो, उसके कॉलेज इन्वायरमेंट से हो, कोचिंग इन्वायरमेंट से हो, या फिर उसका जितना भी जो वर्क लाइफ है, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उससे हो, कहीं की भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को जानना और उसको ख़त्म करना एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए हम लोग केस स्टडी मेथड को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी मेथड जो है आपका, उसमें हम आपको डेफिनेशन बता ही चुके हैं। ठीक है, इसमें जो भी डेफिनेशन आपको और अच्छी लगे तो आप उसके लिए नोट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें सूचनाओं का स्रोत होता है। तो केस स्टडी में हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एक पर्सन का जो एक व्यक्तित्व है वो केवल एक जगह पर घिरा नहीं होता है, उसके आसपास बहुत बड़ा वातावरण होता है, जिन सभी अलग अलग वातावरण से हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। ठीक है, तो पहला आपका है क्या बोलते हैं, माता पिता द्वारा सूचना एकत्रित करना। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से मृत्यु तक सबसे ज़्यादा अच्छे से उसके माता पिता ही उसे जानते हैं। बच्चा कब कौन सा स्टेप कहाँ उठाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है,
और कौन सी बात वो बोल रहा है, उसके पीछे क्या करनी है, सारी चीज़ें माता पिता ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से उसे बिल्कुल देखा हुआ होता है। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य स्रोत होता है किसी भी बच्चे के बारे में जानने का या पर्सन के बारे में जानने का, उसके माता पिता होते हैं। दूसरा है आपका पड़ोसियों का। अब जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उसे काफ़ी अच्छे से जानने लगते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी जो है परिवार के बाद वो सेकंड यूनिट होता है, जिससे हम किसी भी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है संबंधी होता है। तो संबंधी अब रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, तो देखिए पड़ोसियों के बाद जो रिश्तेदार हैं उनका सबसे बड़ा राइट भी होता है और वो ज़्यादातर समय उनके घिरे भी हुए होते हैं, इसलिए उन्हें बताने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो उस पर्सन को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के पास्ट और फ्यूचर या फिर जो भी उसका प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अगला है मित्रों के द्वारा। तो फ्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं, जिनके द्वारा हम व्यक्ति के बारे में बहुत सारे डीप चीज़ें, मतलब हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर नहीं करता है, वो अपने फ्रेंड से शेयर कर देता है। तो फ्रेंड तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके द्वारा हम बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका एज और एज सर्कल और एज उनका जो क्राइटेरिया तो सेम होता है, इस वजह से उनसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों द्वारा। ठीक है, तो अब अध्यापक टीचर्स भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि टीचर्स रोजमर्रा की लाइफ में, दिन प्रतिदिन की लाइफ में बच्चे का व्यवहार पूरा नोटिस करते हैं और उनको पता होता है कि अगर ये बच्चा इस तरफ ऐसे व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब इसका कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अध्यापकों द्वारा, कार्यालयों द्वारा। ठीक है, तो कार्यालय मतलब प्रोफेशनल लाइफ। जब व्यक्ति किसी प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो वो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग उसे अच्छे से जानना ही शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही जो जानना होता है, उसी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग गैदर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम हमेशा आसपास के लोगों से ही गैदर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली विधि है साक्षात्कार। ठीक है, जिसे हम लोग इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। तो इंटरव्यू मेथड में हम सभी जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए या किसी एक चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए दो या उससे ज़्यादा लोग इंटरव्यू लेते हैं, या मतलब इसमें अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो इंटरव्यू मेथड तो एक पर्सन का भी हो सकता है इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पर्सन, जैसे मान लीजिए केस स्टडी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की। तो ऐसे ही बात होती है साक्षात्कार में। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी किसी एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम जानने के लिए उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो एक तो ये होता है, और दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन टाइप, है ना। तो वो इंटरव्यू मेथड का ही एक पार्ट टाइप होता है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो सारे लोग एक ही चीज़ से जुड़े होते हैं, या फिर उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो एक ही पॉइंट या फैक्टर को लेके होता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम के निदान के लिए बैठाते हैं और उनसे सॉल्यूशन देते हैं, तो वो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंटरव्यू हम दोनों प्रकार से देखेंगे कि एक पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का इंटरव्यू किस फॉर्म में एक नॉर्मल पर्सन के बारे में जाना जाता है, और दूसरा जब हम ग्रुप के फॉर्म में किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं तो ग्रुप कैसे हेल्प करता है उन लोगों को सोल्यूशन देने में। ठीक, तो इसमें है जैसे पहली डेफिनेशन है मैकोवी और मैकोवी की। ठीक है, तो मैकोवी और मैकोवी का कहना है कि जब किसी एक स्थान पर एक व्यक्ति के इंटरव्यू के लिए कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और आमने सामने उनसे क्वेश्चन और आंसर किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न और उत्तर आमने सामने बराबर किए जाते हैं जब उनको आमने सामने बैठाया जाता है। तो ये आपका जो इंटरव्यू है वो इस फॉर्म में, तो उनका एक इंडिविजुअल फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है आपका पीवीएम के अकॉर्डिंग। तो इनका कहना है कि जब किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति के बारे में हो या एबनॉर्मल के बारे में हो, जब इस प्रकार का कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें जो इंटरव्यू में लोग आपस में जो भी डिस्कशन करते हैं या जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपका इस फॉर्म में, इन्होंने दोनों फॉर्म को डिफाइन किया हुआ है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। दूसरा अगला है आपका करलिंगर। तो करलिंगर का जो रिसर्च बेस्ड डेफिनेशन होती है उसमें सिंपल सा है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई नई चीज़ें जानना चाहते हैं
या हमें उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जाननी होती है, और प्रॉब्लम हम कैसे जान सकते हैं, उसका इंटरव्यू मेथड लेके। ठीक है, तो आपका ये जो है, ठीक है, तो आपका जो जितना भी रिसर्च बेस्ड जो मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं वो कर्लिंगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब बताइए कि साक्षरता विधि के प्रकार कितने होते हैं। तो हम सभी जानते हैं मोस्टली 2 या 3 प्रकार के ही इंटरव्यू मेथड होते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू होता है जिसमें हम क्वेश्चंस और क्वेश्चंस और उनके आंसर देने की एक तरीके से एक बंदिश होती है। ठीक, एक लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। अगर कोई हमसे बोले कि आपको आंसर देना है हाँ या ना में, या फिर आपको अधिक, न्यूनतम, अनिश्चित, कभी कभी या कभी नहीं, ऐसे अगर आपको आंसर देना है तो ये आपका होगा 5। ठीक है, 5 पॉइंट पे रेटिंग स्केल देना। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 फॉर्म में देना हो, मतलब या तो हाँ या ना में, या फिर 5 विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है क्लोज एंडेड। क्लोज मतलब वो चीजें बंद हो चुकी हैं। ठीक है, वो बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी हैं, तो क्लोज एंडेड है, उसे कहते हैं संरचित मेथड। ठीक, हाँ, तो संरचित को बोलते हैं क्लोज एंडेड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड मेथड। इसमें व्यक्ति उत्तर तो देता है लेकिन उत्तर देने की एक सीमा होती है, उसी सीमा में वो उत्तर दे सकता है। दूसरा होता है असंरचित मेथड। तो असंरचित में व्यक्ति से कोई भी सवाल किया जाता है और वो चाहे तो 1 लाइन में, वो चाहे तो 2 लाइन में, वो चाहे 10 लाइन में, या फिर जितने भी शब्दों में अपने आंसर वो देना चाहता है दे सकता है, ये वो कैपेबल होता है। ठीक, और इसमें अब हम बात करेंगे तीसरी केंद्रित। ठीक है, तो केंद्रित का मतलब क्या होता है, जब आपका संरचित और असंरचित, क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जिसका केवल हाँ या ना में आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कुछ के लिए हमें असंरचित को भी यूज करना है, तो दोनों को मिक्स करके जो विधि बनती है वो होती है केंद्रित। ठीक है, तीसरा है आप उसके जो अंदर 2 है, एक होती है अनियोजित। ठीक है, हाँ, एक है आपका अनियोजित है और दूसरा है आपका क्या है, गहन अध्ययन। ठीक है, तो जब कोई भी मेथड का यूज करके जब हम मतलब जैसे हमने कोई चीज प्लान नहीं करी कि हमें कितने शब्दों में आंसर चाहिए, अनियोजित है। ठीक है, अनप्लान्ड है, तो कोई भी पर्सन हम क्वेश्चन करेंगे और सामने वाला पर्सन आंसर देगा। तो इसमें 2 प्रकार से प्रश्न होते हैं, या तो पहले से जो सोचे समझे जाते हैं प्रश्न कि हमें इन्हीं प्रश्नों को पूछना है और इनके आंसर हमें चाहिए है, तो वो कहलाता है गहन अध्ययन। ठीक है, मतलब आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने से हम व्यक्ति के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। और दूसरा होता है अनियोजित। अनियोजित में हो सकता है कि कभी कोई जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हो और उसका आंसर अचानक से दूसरा आ रहा हो, तो हमें उस क्वेश्चन का जो नया आंसर आया है उस आंसर के बेस पर भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो चीजें जो है वो छूट जाती हैं। तो ये दोनों फॉर्म ऐसे होते हैं। ठीक, तो जो भी डाउट हो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।